हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। एंड आज की स्टोरी शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कल मैंने थोड़ा फंबल कर दिया था, जहाँ जहान को बहुत बार मैंने विंग बोल दिया था और ईबो को वांगची। खैर एक्चुअली कल मैंने 2 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड की थी, एडिक्शन विद मी पर और इस पर, तो दोनों बैक टू बैक रिकॉर्ड की थी, इसीलिए मैंने कहीं कहीं पर जहान को विंग कहकर बुला दिया। खैर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए सारी बातों को छोड़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब कार्लोन ने जहान से पूछा था कि क्या वो उसके साथ कॉफ़ी पर चलेगा। अब उसके आगे जैसे ही कार्लोन ने ये सवाल पूछा, जहान अपनी जगह पर रुक गया और वो कार्लोन की तरफ देखने लगा। कार्लोन ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? जहान ने कहा, आप सच में चाहती हैं कि हम दोनों कॉफ़ी पर चले? आई मीन ठीक है। तो जहान वापस से कार्लोन की तरफ देखने लगा। कार्लोन ने एक अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हो कम ऑन, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आई होप तुम्हें भी पता होगा कि हमारा सेकंड शूट की थीम क्या है। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारे साथ डिस्कस तो किया ही होगा ना? जहान ने कहा, हाँ डिस्कस तो किया था। अंडर ब्रीथ यही नाम है ना? आई मीन यही टाइटल है ना? कार्लोन ने कहा, हाँ यही टाइटल है और जैसा इसका टाइटल है वैसे ही ये फ़ोटो शूट होगा। इसमें हमारी केमिस्ट्री चाहिए और सिर्फ केमिस्ट्री नहीं चाहिए, एक इंटेंस केमिस्ट्री चाहिए होगी और उसके लिए बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे को समझ लें। तो ये हमारे पास टाइम है, अच्छा मौका है, हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। आई मीन चॉइस इज़ योर्स। मैं कोई फाउंडेशन या फिर तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ना चाहो तो एज योर विश। ये कहते हुए कार्लोन ने दोनों ऑप्शन जहान के सामने रख दिए थे। जहान ने कहा, आपने कहा तो ठीक, 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा पूछ लेता हूँ कि मैं जा सकता हूँ या नहीं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कार्लोन ने कहा, पूछ लेता हूँ किससे? जहान ने कहा, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। तो जहान साइड में चला गया था ईबो से बात करने के लिए, क्योंकि वो ईबो को बताकर ही जाना चाहता था और अब वो कहीं भी बिना बताए ईबो के नहीं जाना चाहता था। और वैसे भी जैसा कि कार्लोन ने कहा, सही बात है, उन लोगों को एक दूसरे के साथ बात करना होगा। एक अच्छी केमिस्ट्री के लिए दोनों के बीच में कंफर्ट होना ज़रूरी है। जहान ने कॉल डायल किया लेकिन बहुत देर तक भी ईबो का कॉल रिसीव नहीं होता। जहान ने कहा, गा आप कहाँ चले गए? ये कहते हुए वो कार्लोन की तरफ देख रहा था जो ऑलरेडी वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। लगभग 2 कॉल जाने के बाद भी ईबो ने फ़ोन नहीं उठाया। जहान ने कहा, सच में जब भी मुझे ज़रूरत होती है ये कॉल नहीं उठाते। ये कहते हुए वो फिर से कॉल डायल करने लगा और इस बार कॉल उठा लिया गया था, लेकिन सामने से ईबो की नहीं बल्कि सेक्रेटरी जोहो की आवाज़ आती है। जहान ने कहा, हेलो गा? सेक्रेटरी जोहो ने कहा, रिल मास्टर, मैं सेक्रेटरी जोहो बोल रहा हूँ। जहान ने कहा, आप सेक्रेटरी जोहो, गा कहाँ हैं? सेक्रेटरी जोहो ने कहा, एक्चुअली मास्टर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है एक फ्रांस क्लाइंट के साथ और इस वक्त मैं उनके फ़ोन के साथ हूँ, तो आपको कोई मैसेज देना हो तो दे सकते हैं, वरना जब वो बाहर आएंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। जहान ने कहा, अच्छा मीटिंग चल रही है? सेक्रेटरी जोहो ने कहा, क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है, मैं सर के पास जाऊँ? जहान ने कहा, नो इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस गा को बोल दीजिएगा कि मैं जब वो फ्री हो जाए तो मुझसे कॉल कर लें, ठीक है? ये कहते हुए जहान ने सेक्रेटरी जोहो को बता दिया था। सेक्रेटरी जोहो ने कहा, ओके सर मैं बता दूंगा। इसके बाद जहान ने फ़ोन कट कर दिया और वो कार्लोन के पास आ गया था। कार्लोन ने कहा, तुम्हें तो बहुत देर लग गई, ऐसे कहाँ कॉल कर रहे थे? जहान ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, अरे कहीं नहीं, बस एक्चुअली मैं घर पर इन्फॉर्म कर रहा था। बाकी आप कहाँ जाना चाहती हैं कॉफ़ी के लिए? कार्लोन ने कहा, यहीं किसी पास में कैफ़े में चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और हाँ, मैंने थीम की कॉपी ले ली है ताकि हम थीम को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, तो 1 घंटा लगेगा हमें इसे समझने के लिए, इसलिए कोई भी कैफ़े अच्छा रहेगा। ये कहते हुए कार्लोन और जहान कंप्लीटली बाहर आ गए थे उस प्रोडक्शन हॉल से। जहान ने कहा, ठीक है तो हम किसके व्हीकल पर चलें? आई मीन मैं अपने व्हीकल से जाऊँ और आप अपने व्हीकल से, या फिर आप मेरे साथ चलेंगे या मैं आपके साथ चलूँ? ये कहते हुए जहान पूछने लगा। कार्लोन ने कहा, एक काम करते हैं, नहीं तो तुम्हारे व्हीकल से चलते हैं और नहीं मेरे व्हीकल से, हम इससे चलते हैं। ये कहते हुए कार्लोन ने सामने की तरफ इशारा किया। जहान ने सामने की तरफ देखा तो उसे सिर्फ सामने एक स्पोर्ट बाइक नजर आ रही थी। जहान ने कहा, यहाँ तो कोई भी कार नहीं है। कार्लोन ने कहा, किसने कहा हम कार से जाने वाले हैं? ये कहते हुए उसने अपने पैंट पॉकेट से एक की बाहर निकाली। उसके बाद उसने अपने बैग में से अपने ग्लव्स को बाहर निकाला, अपने ब्लैक मास्क को बाहर निकाला, अपने फेस को कवर किया, गाड़ी में से हेलमेट को खोला और अपने सर पर लगाते हुए कहा, हम इससे जाएंगे। जहान कंप्लीटली शॉक में अभी भी कार्लोन को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की बाइक पर जाने वाली है और वो उसके साथ बाइक पर जाएगा। जहान ने कहा, हाँ आप चाहती हैं कि बाइक से जाए? मतलब हम कार से चलते हैं ना, मेरे पास मेरी कार है, मतलब मेरे पास ड्राइवर भी है, हम उसे चलते हैं ना, वो सेफ रहेगा। हाँ प्लीज़। ये तो जहान थोड़ा हकलाने लग गया था, डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कार्लोन ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ पीनट, क्या तुम सच में डर गए? जहान ने कहा, एक्सक्यूज मी? कार्लोन ने कहा, ऑफ कोर्स,
क्या तुम बहुत डर गए? हाँ लिटिल बेबी, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूँ और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है इस चीज़ का। और जिस तरीके से तुम्हारे फेस की एक्सप्रेशन है, मैं पक्का उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो टॉन्ट करने लगी। जान थोड़ा सा एम्बेरस हो गया था, क्योंकि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि उसके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस तो छोड़ो, उसे तो कार या गाड़ी चलानी भी नहीं आती, इसीलिए वो बस ऑकवर्डली कार्लॉन की तरफ देखने लगा। वहीं कार्लॉन ऑलरेडी स्वैग में बाइक पर बैठ चुकी थी। वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रही थी। वो जितनी ज़्यादा अभी ग्लैमरस लग रही थी उस शूट के दौरान, उतनी ही ज़्यादा कूल लग रही थी अब इस बाइक पर बैठी हुई। और जान उसके चार्म में लगभग खो गया था। जान ने कहा सो कूल। कार्लो ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, कम ऑन अब बैठ भी जाओ, बहुत सारी बातें हो गई और अब मेरे पास साहस में भी नहीं है, मेरे पास फुल टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। ये कहते हुए वो अपनी बाइक को एक्सीलरेट करने लगी। जान ने कहा ठीक है, लेकिन हाँ पक्का मुझे गिराओगी नहीं है? ये कहते हुए जान हिचकिचाते हुए फाइनली बाइक पर बैठ गया था। कार्लो ने कहा ऑफ कोर्स नॉट। ये कहते साथ ही कार्लो ने एक जोरदार एक्सीलेटर देता है और वो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए वहां से जा चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ जान के सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब लगभग आधे घंटे के बाद डिवाइन रेस्टोरेंट, जान और कार्लॉन एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर आकर बैठ चुके थे। जान की जगह कम्प्लीटली नई थी, सब जगह बहुत ज़्यादा शांति थी। जान ने कहा वाह ये जगह तो सच में अमेजिंग है। ये कहते के साथ वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ चुके थे। कार्लॉन ने कहा हाँ सच में अमेजिंग है और मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। खैर वो सब बातें छोड़ो, तुम ऑर्डर करो, तब तक हम लोग अपनी स्क्रिप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते के साथ कार्लॉन ने स्क्रिप्ट बाहर निकाल ली थी। जान ने कहा ऑर्डर इतनी जल्दी? कार्लॉन ने कहा भूल गए हो क्या, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और वैसे भी अब 6 बज चुके हैं। ज़्यादा से हम लोग 7 या 8 बजे तक यहाँ रुकते हैं, उसके बाद हमें निकलना होगा, मुझे किसी और शूट पर भी जाना है। जान ने कहा इतना लेट? कार्लॉन ने कहा हाँ मेरी लाइफ बहुत टाइट है, 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, वो तो आज 2 घंटे का टाइम मिल गया, इसके बाद लेट नाइट शूट है। जान ने कहा सच में आप बहुत हार्ड वर्किंग है, इसका मतलब जो कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता है वो सब कुछ सच है। ये कहते हुए जान एडमायरिंग आइज के साथ कार्लॉन की तरफ देखने लगा। कार्लॉन एकदम से रुक गई। उसने कहा क्या निकलता है न्यूज़पेपर में? जान ने कहा वही आपकी स्टोरी, मतलब आप कितना हार्ड वर्क कर कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुँची हैं और आज आप एक टॉप क्लास मॉडल हैं और ऊपर से एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। ठीक कहते हुए जान किसी फैन बॉय की तरह साउंड कर रहा था। कार्लॉन ने मुस्कुराते हुए कहा मेरी बातें छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम इस फील्ड में कैसे आ गए? क्या ये तुम्हारा पैशन है? आई मीन टू से क्या इसे ही तुम परस्यू करना चाहते हो? जान ने कहा ना ये तो सिर्फ मेरी एक हॉबी है, मैं इसे करियर नहीं बनाना चाहता, मेरा करियर तो ऑलरेडी। ये कहते कहते जान रुक गया। कार्लॉन ने कहा क्या हुआ तुम्हें? जान ने कहा हाँ कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको सुना सकूं। कार्लॉन ने कहा कम ऑन, सबके पास एक स्टोरी तो होती ही है और वैसे भी तुम तो एक यंगर हो, तुम्हारे पास कोई स्टोरी होगी, सुनाओ क्या हुआ तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक, एज, हॉबी और क्या तुम्हारा फ्यूचर प्लान है, क्या गोल है, क्या विजन है, कुछ भी बता सकते हो ताकि हम लोग एक दूसरे को और ज़्यादा जान सकें। ये कहते हुए कार्लॉन अभी भी अपनी स्क्रिप्ट को पलट रही थी। जान ने कहा एक्चुअली मेरे पास सच में ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं और फ्यूचर को लेकर। ये कहते जान रुक गया। फिर उसने खुद में एक गौर किया कि ऐसा जो उसके पास ऐसी कोई सच में कोई स्टोरी नहीं है, या को ऐसा कुछ भी नहीं है जान के पास दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जिससे वो बता सके। नहीं तो उसकी लाइफ में ऐसी कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, ना ही कोई फन है, नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। इसीलिए जान के पास सच में कुछ नहीं है कार्लॉन के साथ शेयर करने के लिए। वो बस शांत हो गया था। कार्लॉन भी रुक गई और वो जान को देखने लगी, वहीं उस तरीके से खोए हुए। पर इससे पहले कि वो कुछ भी पूछती वहाँ पर वेट्रेस आ गई थी। उसने कहा सर मैम क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? कार्लॉन ने कहा हाँ 1 मिनट। जान क्या तुमने कुछ डिसाइड किया है? जान ने अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहा हाँ हमने डिसाइड कर लिया है, आप मेरे लिए एक डार्क कॉफ़ी लेके आइएगा विद वनीला आइसक्रीम। कार्लॉन ने कहा क्या? जान ने कहा हाँ विदाउट शुगर। उसके बाद उस वेट्रेस ने कार्लॉन की तरफ देखा। उसने कहा आपके लिए क्या चाहिए मैम? कार्लॉन ने कहा मेरे लिए तुम एक चॉकलेट मूस ले आना, वही काफ़ी है। ये कहते हुए वो वेट्रेस वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद कार्लॉन ने कहा सच में तुम डार्क कॉफ़ी पियोगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब अभी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगी? जान ने कहा ना मुझे इसकी आदत हो चुकी है, मैं लगभग 2 साल से ही पी रहा हूँ। कहते जान के दिमाग में ईबो का ख्याल आ गया। हाँ जब से जान और ईबो एक साथ रहना शुरू कर चुके हैं तब से जान ने ईबो के सारे टेस्ट को लगभग अपना लिया है, फिर वो चाहे उसकी कॉफ़ी का ही टेस्ट क्यों ना हो। फिर कहता बस ईबो का ख्याल हो और जान के फेस के ऊपर वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट हो। कार्लॉन ने कहा क्या तुम्हारी लव वन को ये पसंद है? जान ने कहा आपको कैसे पता?
कहते हुए वो अपनी इनोसेंट आइज के साथ कार्डन की तरफ देखने लगा। कार्डन ने सिर्फ मुस्कुराहट दी। उसके बाद वो लोग सीन डिस्कस करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। कार्डन ने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताया, और जिसे सुनकर सान सच में बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था। उन लोगों के बीच में काफ़ी लंबी बात चलती है और इसी बीच में लगभग 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका था और बात हुई थी 7 बजे की और लगभग घड़ी में 8 बज रहे थे। जैसे ही कार्डन का फ़ोन बजता है उसने कहा 1 मिनट में कॉल लेती हूँ। इसी बीच में सान ने भी अपना फ़ोन बाहर निकाल लिया था जिसके अंदर इबो की तरफ से कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया था, इनफैक्ट कोई मैसेज भी नहीं आया था। सान ने कहा ये सच में बहुत बिजी हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। फाइनली कार्डन वापस आती है। उसने कहा अब हमें जाना होगा, मेरे शूट का टाइम हो गया है, मेरे मैनेजर का कॉल था। सान ने कहा हाँ चलिए, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, 8 बज रहे हैं, मुझे भी घर लौटना होगा। एक साथ दोनों खड़े हो चुके थे। वो दोनों अभी भी बातें कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक जना ऑलरेडी उनकी न जाने कितनी सारी फोटोग्राफ्स ले चुका है। उस शख्स ने बड़बड़ाते हुए कहा कमाल हो गया, कल की हेडलाइन बनेगा ये तो एक सच में गॉसिप की बात है। फिल्मी सर्कल में इससे बड़ी गॉसिप कुछ नहीं हो सकती। ये कहते के साथ उस इंसान ने अपना कैमरा अपनी पॉकेट में रख लिया था और वहीं दूसरी तरफ सान और कार्डन फाइनली उस कैफ़े के बाहर आ गए थे। कार्डन ने कहा अब तुम यहाँ से कैसे जाओगे? सान ने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं कैब ले लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। कार्डन ने कहा ओके कैब ले लेना, और हाँ लिटिल पीनट अपना फ़ोन नंबर दो मुझे। सान ने कहा मैं लिटिल पीनट नहीं हूँ। कार्डन ने कहा तुम मेरे लिए तो लिटिल पीनट ही हो, वैसे भी तुम मुझसे बहुत छोटे हो। ये बताओ तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? ये कहते हुए उस सान के बालों को हल्का सा रफल कर दिया था। वो मुस्कुरा रही थी और बहुत फ्रेंडली नेचर की थी, जितना सान ने सोचा भी नहीं था। उससे भी ज़्यादा कार्डन का नेचर इतना ज़्यादा अच्छा था। सान ने कहा ये लीजिए मेरा फ़ोन नंबर। इसके साथ ही जैसे ही कार्डन ने सान का फ़ोन नंबर नोट किया, इतने में ही वो अपनी बाइक पर बैठ गई थी और सान ने भी अपने फ़ोन से अपनी कैब को बुक कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और दोनों अपने अपने रास्ते के लिए निकल चुके थे। सान मेंशन के लिए और कार्डन अपने शूट के लिए। फाइनली लगभग आधे घंटे के बाद सान मेंशन में आ जाता है और जैसे ही वो मेंशन में आता है उसका स्वागत सामने बैठी हुई छोटी सी लिटिल शाओवाओ करती है। सान ने कहा ओह माय क्यूट बेबी, कैसे हो तुम? ये कहते के साथ उसने फरी सी कैट को अपनी गोदी में उठा लिया था और शाओवाओ भी सान के स्नगल में लगभग खो गई थी। वो सान को बहुत ज़्यादा लिक करने लगी, उसे प्यार करने लगी, वो उसकी वार्मथ को फील कर रही थी। अगर इतने टाइम के बाद उसके मास्टर ने उसको गले जो लगाया है, वो सुबह से इंतजार कर रही थी। आंट शू ने कहा लिटिल मास्टर आप आ गए, चलिए हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। सान ने कहा हाँ शुमा, और ये बताइए शाओवाओ ने खाना खाया? ये कहते हुए वो शाओवाओ के बालों को बहुत ज़्यादा रफल करने लगा। आंट शू ने कहा हाँ इसने खाना खा लिया है और आपका ही इंतजार कर रही थी। सान ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। ये कहते हुए सान फट से अपने रूम में भाग कर जाता है, फ्रेश होकर नीचे आता है और अब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन टाइम तो असल में डिनर का हो रहा था। सान ने कहा आंट शू का डिनर? आंट शू ने कहा चिंता मत कीजिए लिटिल मास्टर, मैंने डिनर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, आप अभी ये खा लीजिए, जैसे ही मास्टर आएंगे मैं खाना गर्म कर दूंगी। सान ने कहा ओके ठीक है। इसके बाद वो खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, लगभग 2 घंटे गुजर गए थे और 11 बज रहे थे। सान ने करवट लेकर देखा तो अभी भी ईबो नहीं आया था। उसने कॉल डायल किया तो अभी भी फ़ोन अनआंसर्ड ही जा रहा था। सान ने कहा लगता है आज फिर कोई मीटिंग है गा, आप कब आएंगे? ये कहते सान फिर से सुकड़ कर वहीं बेड पर सो गया था। उसे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो थक भी चुका था। इस तरीके से और ज़्यादा समय गुजर जाता है। अब लगभग रात में 1 बज रहा था। अब जाकर ईबो वापस आया था और जैसे ही वो रूम में आता है वो सान को वहीं बेड पर सोए हुए देखता है। ईबो ने अपनी टाई को खोला, अपने बैग को वहीं साइड में रखा और वो सान के पास आ गया था। वो कुछ देर तक सान को ऐसे ही देखता है, उसके बाद वो अच्छे से उसे ब्लैंकेट उड़ाकर शावर लेने के लिए चला जाता है। फिर वापस आता है, घड़ी में टाइम देखता है, तब लगभग 2 बज रहे थे। उसे अभी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करना था। यही सोचकर वो सान को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर अपनी स्टडी में चले जाता है। ईबो जानता था कि सान ने उसे कॉल किया था, लेकिन वो आज पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा था कि उसे टाइम ही नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। अब तो सान घर पहुंच ही चुका होगा, इसीलिए ईबो ने सान को कॉल नहीं किया और अब वो उसे उठाना नहीं चाहता था। इसीलिए वो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पर काम करता है और इसी बीच में लगभग रात के 3 बज जाते हैं। 1 घंटा लग जाता है उसे पूरा प्रेजेंटेशन में काम करने में। फिर वो अपने रूम में आता है, कुछ देर तक सान को ऐसे ही देखता है, समझ नहीं आता उसे कहाँ सोना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो अपना ब्लैंकेट लेकर अपनी स्टडी में चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि उसे मॉर्निंग में भी जल्दी निकलना है लगभग 7 बजे। इसीलिए उसे आज अपनी स्टडी में ही सोना था और वैसे भी वो थोड़ा अवॉइड करना चाहता था सान को खुद से। वहीं दूसरी तरफ एडिटर ऑफिस में वही फोटोग्राफर जिसने वो फोटोग्राफ खींचा था कार्डन और सान का, वो अपने मैनेजर डायरेक्टर के पास खड़ा हुआ था। उसके मैनेजर डायरेक्टर ने लगभग चीखते हुए कहा
यू बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए था कि इसके साथ जो लड़का है उसका फोटो साफ होना चाहिए। क्या सिर्फ तुमने कार्लॉन पर फोकस किया था? हमें पूरी गॉसिप कैसे मिलेगी? ये कहते हुए वो चिल्लाने लगा। उस कैमरामैन ने कहा, बॉस वो एक्चुअली इतना बड़ा स्टार मेरे सामने था, मैं तो वहाँ बस कॉफ़ी पीने गया था, लेकिन अचानक से वो मुझे वहाँ मिल गया तो बस मैंने फोटो खींच लिया। ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बगल में जो लड़का खड़ा उसका भी फोटो मुझे खींचना चाहिए था, लेकिन एक आध फोटोग्राफ में उसका थोड़ा बहुत चेहरा तो नजर आ ही रहा है ना। अब चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी हेडलाइन छापूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी व्यूज़ आ जाएंगे। बस कार्लॉन का नाम चाहिए और एक उसका मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड। कैसी रहेगी ये कहानी? ये कहते के साथ टाइटल दे दिया था। उसके एडिटर ने सिर्फ अपना सर झटका और कहा, जो करना है करो, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, तुमने सही कहा, ये मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड से काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाएंगे। ये कहते के साथ ही दोनों अपनी उस स्टोरी के ऊपर काम करने लग गए थे, क्योंकि अगले दिन की हेडलाइन बनने वाली थी। अब अगला दिन लग चुका था। सुबह के लगभग 7 बजे ईबो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और जान अभी भी सो रहा था, और ईबो ने उसे उठाना ज़रूरी नहीं समझा। ये युको उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो जानता था जान आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसे सोने देना ही बेहतर है। इसीलिए वो एक स्टिकी नोट पर कुछ लिख रहा था। तभी जान का फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही ईबो ने सुनता है, वो तुरंत जान का फ़ोन उठा लेता है, इस डर से कहीं जान उठ ना जाए। और जान का फ़ोन उठाकर जब ईबो ने देखा तो उस पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। ईबो ने सोचा कि उसे उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर एंड ऑफ द टाइम वो रूम से बाहर निकलकर फ़ोन पिक कर ही लेता है। पर वो यही सोच रहा था, इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर सकता है? ना ही सिर्फ कॉल थे, काफ़ी सारे मैसेजेस भी थे। जान का फोन काफ़ी देर से बज रहा था, वो बात अलग है। अब से पहले सिर्फ मैसेजेस के नोटिफिकेशन आ रहे थे, लेकिन अब कॉल हो रहा था। इसीलिए ईबो ने जैसे ही फ़ोन उठाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, सामने से एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। हेलो लिटिल पीनट, क्या तुमने भी न्यूज़ देख ली? पहले तो इतनी सुबह सुबह फ़ोन आना, दूसरी बात किसी लड़की की आवाज़, तीसरी बात इस तरीके के स्वीट नेम से पुकारना। ईबो का सेंस थोड़ा सा हिल गया था। उसने अपनी पकड़ को थोड़ा सा टाइट कर लिया जान के मोबाइल पर, फिर अपनी उस थोड़ी सी मैग्नेटिक और बहुत डीप वॉइस में कहा, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, हेलो जान, क्या तुम वहाँ हो? हे लिटिल पीनट, मेरी बातों का जवाब दो, क्या तुमने न्यूज़ देखी? बोलो भी, शांत क्यों? एक तो वो बड़बड़ कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि कार्लॉन थी, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी, या यूँ कहो पैनिक थी, क्योंकि इस वक्त वो हर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी अपने मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड को लेकर, और उसमें कहीं ना कहीं जान भी था। वो बात अलग है, जान का फेस बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं था, लेकिन फिर भी कोई बहुत गौर से देखेगा तो पहचान सकता है। इसीलिए वो बस जान को कॉल कर कर इत्तला करना चाहती थी, पर जान से कोई जवाब आए तब ना। इसीलिए कार्लॉन ने फिर से चिल्लाकर कहा, अरे जवाब दो जान, तुम वहाँ हो? तभी सामने से आवाज़ आती है एक डीप वॉइस में, मैं जान नहीं हूँ। कार्लॉन ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, जान नहीं हो तो कौन हो तुम? जो भी हो, जान को फ़ोन दो, मुझे अभी उससे बात करनी है। ईबो ने कहा, कौन बोल रही हैं आप? कार्लॉन ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती, तुम सिर्फ जान को फ़ोन दो। ईबो ने कहा, वो अभी सो रहा है, जब वो जागेगा तब मैं आपसे उसकी बात करवाऊंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मुझे दे सकती हो, या फिर फ़ोन रख दो। कार्लॉन ने कहा, सीरियसली डैम, वो सो रहा है तो उसे जगाओ, मुझे कहो वो मुझसे अभी के अभी बात करे। पर इससे पहले कि कार्लॉन आगे कुछ भी कहती, ईबो ने फ़ोन काट दिया था। कार्लॉन ने कहा, ओ माय गॉड, कौन सा रूड इंसान था ये? सच में मैं उससे बात करना चाहती थी और ये इसने फ़ोन काट दिया। ये कहते हुए कार्लॉन सिर्फ कर्ज करने लगे, और वहीं दूसरी तरफ ईबो सिर्फ घूर कर उस नंबर की तरफ देखने लगा। उसे नहीं पता था कि फ़ोन किसका है, लेकिन वो समझ गया था जो भी लड़की है वो जान के बहुत ज़्यादा करीब है, और ये जान के फ्रेंड सर्कल में से तो कोई भी नहीं है। पर अगले ही पल ईबो ने जान के मोबाइल को खोला। उसमें काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे जो इसी नंबर से सेंड किए गए थे। वो उन सभी फोटोग्राफ्स को देखने लगा, और वो समझ गया कि अब जो कॉल आया है वो किसी और का नहीं बल्कि कार्लॉन का है। और ये फोटोग्राफ्स जान के साथ, जान और ये कहाँ गए हुए थे? ये किसी कैफे का फोटोग्राफ लग रहा था। पर इससे पहले कि वो और ज़्यादा कुछ समझ पाता या उस फ़ोन को और ज़्यादा स्क्रॉल कर पाता, मैसेजेस को पढ़ पाता, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी सारे थे, तभी ईबो का फ़ोन बजने लगता है, जो कि ऑफिस से आ रहा था, वही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। ईबो ने जान के फ़ोन को बहुत टाइटली होल्ड करा था। उसके फेस पे एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए थे वो सब फोटोग्राफ्स देखकर। फिर उसके बाद उसने जान के फ़ोन को वहीं साइड टेबल पर रखा, और जो वो स्टिकी नोट लिख रहा था उस नोट को उसने क्रम्बल कर वहीं डस्टबिन में डाल दिया, और अपना बैग लेकर वो ऑफिस के लिए निकल चुका था। अब सुबह के लगभग 10 बजे जान अपने बेड में ऑलरेडी सो रहा था। एक बार फिर से उसकी नींद अभी भी नहीं खुली थी, तभी अगले ही पल फ्रेंशिंग जोर से जान का दरवाजा खोलती है और लगभग चीखते हुए कहती है, यू स्लीपी हेड, ये कोई समय है सोने का? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ और तुम्हारा फ़ोन? ये कहते हुए वो चीखने लगी, और जान का पूरा ब्लैंकेट उसने हटा दिया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। जान ने कहा, फ्रेंशिंग, क्या तुम पागल हो? मैं सो रहा था, क्या हुआ तुम्हें? ये कहते जान खड़ा हो गया। फ्रेंशिंग ने कहा, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या ये सब क्या है? जान ने कहा, क्या? ये कहते हुए वो अपनी आंखों को रब करने लगा। फ्रेंशिंग ने कहा, अभी के अभी सेट पर चलो, डायरेक्टर बुला रहे हैं। जान ने कहा, डायरेक्टर? पर आज तो छुट्टी है ना? फ्रेंशिंग ने कहा, छुट्टी थी पर तुम्हारी वजह से अब नहीं होगी। ये कहते साथ वो लगभग रूम को छोड़कर जा चुकी थी। जान ने कहा, इसे हुआ क्या है, इतने गुस्से में क्यों है?
पर अगले ही पल जान ने अपना फ़ोन उठाकर देखा क्योंकि फैंशिंग अभी कह रही थी कि उसने बहुत सारे कॉल किए हैं। जान ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन ऑलरेडी साइलेंट पर था। जान ने कहा मैंने फ़ोन साइलेंट पर कब कर दिया, और दूसरी बात टाइम क्या हो रहा है। ये कहते उसने घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। सामने कहा माय गॉड मैं इतना लेट तक सो गया, गा गा कहाँ गए। ये कहते वो पूरे रूम में देखने लगा पर वो वहाँ होता तब तो ना। अगले ही पल फिर से फैंशिंग की आवाज़ आती है, जान जल्दी से नीचे आओ। जान ने कहा आया। ये कहते के साथ जान फाइनली अपने शावर में भागता है, जल्दी से शावर लेता है और जैसे ही वो नीचे भाग कर आता है फैंशिंग गुस्से में खड़ी हुई थी। जान ने कहा अब मुझे बताओगी हुआ क्या है। फैंशिंग ने कहा चल चलते बताती हूँ, जल्दी से कार में बैठो, डायरेक्टर ने अभी के अभी हमें बुलाया है। जान ने कहा डायरेक्टर ठीक है चलता हूँ। ये कहते के साथ वो फाइनली कार में बैठकर सेट के लिए निकल चुका था। फैंशिंग ने कहा कल तुम कार्लोन के साथ कहाँ गए थे। जान ने कहा कार्लोन के साथ। फैंशिंग ने कहा मैंने पूछा कार्लोन के साथ कहाँ गए थे। जान ने कहा हम लोग सिर्फ कैफे गए थे कॉफ़ी पीने के लिए। फैंशिंग ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जान ने लगभग थोड़ी सी कोल्ड वॉइस में कहा कम ऑन फैंशिंग अब मुझे बता भी दो, तुम कब से मुझे इस तरीके से गोल गोल घुमा रही हो, क्या हुआ क्या है। पर इससे पहले कि जान कुछ भी कहता फैंशिंग ने जान के हाथों में एक टैब रख दिया था जिसमें ऑलरेडी न्यूज़ आर्टिकल खुले हुए थे। जान एक एक कर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ने लगा, टैब को और ज़्यादा स्क्रॉल करने लगा। उसमें काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे जिसमें मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड कार्लोन का नाम शो हो रहा था। कार्लोन इस वक्त ट्रेंड कर रही थी, फिर वो चाहे कोई सी भी सोशल मीडिया साइट हो। जान ने कहा माय गॉड ये इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। फैंशिंग ने कहा तुम सोचते कब हो, डायरेक्टर ने अब हमें बुलाया है सोल्यूशन निकालने के लिए। तुम जानते हो ना तुम एक ऐड शूट कर रहे हो जिसमें वो तुम्हारी पार्टनर है और तुम दोनों इस तरीके से सामने नहीं आ सकते जब तक कि हमारा फर्स्ट लुक ऑन ईयर नहीं हो जाता। पब्लिक के बीच में तुम लोग की प्राइवेसी इस तरीके से सामने नहीं आनी चाहिए थी। जान तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। ये क्या तो फैंशिंग सुनाने लगी। जान भी समझ गया था कि हाँ ये गलती तो हो गई है, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है, कार्लोन ने उसे ऑफर किया था। और दूसरी बात वो लोग तो डिस्कस करने गए थे ना वहाँ, इस तरीके से किसी की प्राइवेसी को इस तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाए तो इसमें जान क्या कर सकता है। फाइनली वो लोग सेट पर पहुंच चुके थे। जैसा कि जान ने सोचा था सेट का माहौल ऑलरेडी बहुत टेंस था। डायरेक्टर गुस्से में वहाँ बैठा हुआ था जो कार्लोन पर ऑलरेडी गुस्सा कर रहा था। जैसे ही जान वहाँ पहुँचता है डायरेक्टर कहता है तुम न्यू बॉय, खैर तुमसे मैं क्या कहूँ जब इस कार्लोन में ही इतनी अकल नहीं है। तुम दोनों को पता नहीं है कि तुम लोग एड शूट कर रहे हो और तुम लोग हम लोगों के अंदर आर्टिस्ट हो। तुम लोग इस तरीके से सामने नहीं जा सकते, वो भी तब तक जब तक कि एड ऑन एयर नहीं हो जाता। अब पहले ही तुम लोग सबके सामने आ जाओगे तो एड के अंदर किसका दिलचस्पी होगी। हाँ इसके बाद डायरेक्टर गुस्सा करता रहा और जान और कार्लोन वहाँ उसकी बातें सुनते रहे। काफ़ी देर तक काफ़ी वक्त गुजर जाता है। फाइनली एक असिस्टेंट ने उस डायरेक्टर के साथ देखते हुए कहा सर अब हमें सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। डायरेक्टर ने कहा हाँ सोल्यूशन सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो सोच रहा था आज पूरे दिन की छुट्टी में फोटो को अच्छे से एडिट कर मैं कल फर्स्ट शूट की लॉन्च कर दूंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो ऑलरेडी इतना बवाल खड़ा हो चुका है। तभी एक असिस्टेंट कहता है सर क्यों ना हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। उस डायरेक्टर ने कहा ग्रैब करें, इसका क्या मतलब है। जान और कार्लोन भी उस दिशा में देखने लगे। उस असिस्टेंट ने कहा सर इस वक्त हाइप है, पूरी मार्केट के अंदर चर्चा है कार्लोन के मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड को लेकर। अगर हम इस वक्त अपना एड शूट को लॉन्च कर देते हैं तो समझ लीजिए मार्केट में इस वक्त हम और ज़्यादा तरीके से ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। इस पब्लिसिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कुछ सोचकर इस बारे में और ज़्यादा सोचा। डायरेक्टर ने कहा क्या तुम ठीक रहे हो, ये पब्लिसिटी स्टंट तो है लेकिन ये हमारे फायदे का काम हो सकता है। ये कहते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगा, कार्लोन की तरफ और जान की तरफ। उसने कहा तुम दोनों ने सच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, इसका सोल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं पनिशमेंट के बारे में सोचूंगा, लेकिन किसी भी फर्स्ट लुक को सोचने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग दूसरे शूट के ऊपर भी ध्यान दें। जान ने कहा दूसरा शूट। डायरेक्टर ने कहा भूल गए हो सेकंड शूट जो होना था, सेकंड ड्राफ्ट जिसके अंदर हमें अंडर ब्रीथ को शूट करना है। जान कार्लोन का पूरा चेहरा रेड हो चुका था। कार्लोन ने कहा सर हमने उसी की प्रैक्टिस के लिए तो उस कैफे में जाना ज़रूरी समझा था। डायरेक्टर ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम दोनों आज पूरी रात यहाँ पर शूट करोगे ताकि कल के लिए बेस्ट फोटो आ सके, और तभी मैं दोनों परफ्यूम को एक साथ लॉन्च करूँगा, दोनों परफ्यूम का फर्स्ट लुक। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये कहते साथ डायरेक्टर गुस्सा होकर वहाँ से जा चुका था और जान और कार्लोन बस वहीं ऐसे ही खड़े रह जाते।